आधुनिक भारत का इतिहास। अब ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है, आज इसका पहला दिन है। ठीक है ना। तो आज देखिए, हम लोगों की एक नीति होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं तो वो चलेगा कैसे, उसकी प्लानिंग क्या है और उसे कैसे खत्म करना है, ये जानकारी और ये हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। आपकी जो प्लानिंग है, जैसे ये क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, कब से कब तक का है आप ध्यान दीजिएगा। 1453 से लेकर के 1950 तक। कब तक का? 1950 तक। अब आप अनुमान लगा लीजिए, लगभग 500 सालों का इतिहास है। लगभग 500 सालों का हमारे आधुनिक भारत का इतिहास है। ये जो आपका है, शुरू में तो बहुत सारे तरीके से धीरे धीरे लगभग 2-3 क्लास में ये पहुंच जाएगा 1700 ईस्वी के आसपास। फिर उसके बाद कंटिन्यू एकदम लगातार चलता रहेगा। तो ये आधुनिक भारत का इतिहास आपको पहले दिमाग में रखना है कि 1453 से लेकर के 1950 1947 इसके आसपास तक पढ़ना है। ठीक है। और हाँ, इतिहास देखिए आप लोग बहुत मतलब कि पढ़े होंगे तमाम जगह, बहुत तरीके से। इसमें आपको हम बताएंगे तो लगेगा कि नहीं, हाँ ये आ रहा है प्रश्न, ये प्रश्न आ रहा है। एक एक लाइन वन लाइनर आप लोग पढ़े होंगे ना, तो आप लोग को लगेगा कि नहीं, हाँ वन लाइनर भाई बीच में वाला ही पता है, हाँ पता है। आपको हम एक बात क्लियर कर दें, देखिए 100% आपको दिमाग में हमेशा रखना है, ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको जो है ना, इसका मुश्किल से 40% भी जानकारी नहीं होगी। आप कितने भी पढ़े हो, अगर इस क्लास को देखने वाले 10% स्टूडेंट को छोड़ दें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट मिलेंगे जिनको ठीक से 40% भी जानकारी नहीं होगी। और यदि आप नोट्स बनाते हुए पढ़ते चले गए, मार्केट की किसी भी पब्लिकेशन को, परीक्षावाड़ी एनसीईआरटी को छोड़ दिया जाए तो मार्केट के जितने पब्लिकेशन है, कितनों कोई लॉन्च कर दे अपने आप को, परीक्षावाड़ी एनसीईआरटी को छोड़ करके हमारी नोट्स के आगे कोई पब्लिकेशन मार्केट का नहीं टिकेगा। ये पूरे गारंटी के साथ हम आपको बता दे रहे हैं, आप फ्यूचर में लगा के देख लीजिएगा। घटना चक्र भी नहीं टिकेगा इस नोट्स के आगे। घटना चक्र भी बकवास है, एकदम बकवास हो जाएगा। अभी तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, अभी क्योंकि शुरू कर रहे हैं। 2-4 क्लास जैसे ही आप लोग पढ़ेंगे ना, आप लोग समझ जाएंगे। तो अब देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। सबसे पहले हम लिखते हैं सिलेबस, पाठ्यक्रम पढ़ने का तरीका क्या है। तो आप पहले लिखेंगे भाग 1। क्या रहेगा? भाग 1। इसमें जो है 1453। हम बात करते हैं इतिहास को, देखिए हम 3 भागों में बांटे हैं। भाग 1 है, भाग 2 है, और फिर आपका क्या है, भाग 3। आधुनिक भारत का जो इतिहास है, इसे ओवरऑल 3 भागों में बांटा गया है। तो आपके दिमाग में तो पहले तो आ गया होगा कि भाग 1 क्लियर हुआ, इसका मतलब 30% सिलेबस खत्म। भाग 2 खत्म हुआ, 60% खत्म। अब भाग 3 खत्म हुआ, 100% खत्म। इतना तो क्लियर होगा कि जिस दिन भाग 1 खत्म होगा, उसका मतलब 1/3 सिलेबस खत्म हो गया। भाग 1 में पढ़ना क्या है? 1453 से लेकर के 1757 तक का इतिहास। कब तक का है? 1415 से लेकर के 1757 तक का इतिहास भाग 1 में पढ़ना है। क्योंकि जानते हैं, आधुनिक भारत का जो इतिहास है ना, इसकी घटनाएं अलग अलग टाइप से घटी हैं। अभी हम लिख लेते हैं, उसके बाद तो आप नॉर्मल तरीके से समझ जाएंगे। और हाँ, पहली क्लास में आपको सिर्फ 15-20 मिनट पेशेंस रखना है, मुश्किल से 15 मिनट। उसके बाद जैसे हम लोग केजीएफ चैप्टर 2 बाहुबली से लेकर के रामायण महाभारत इतिहास पुलकाजनी कौन पिक्चर देखते हैं ना, आपको हम मूवी दिखाएंगे। तो आधुनिक भारत का इतिहास आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना, तमाम यूट्यूब पर पढ़े होंगे, बहुत तरीके से पढ़े होंगे, हमेशा भूलते रहे होंगे, तमाम तरीके रहेंगे। हम आपसे बार बार कहते हैं, आपको टीचर बनाएंगे, 100% आप खुद बनेंगे। क्योंकि घटनाओं को, कहानियों को कैसे ले जाना है और उसकी घटना आप खुद अंदाजा लगाएंगे। आप पीछे का पढ़ेंगे, आगे का अपने आप अंदाजा लगाएंगे। बस आप पेशेंस रखिए। आज पहला दिन है, 20 मिनट खाली पेशेंस रखिए।
भाग 2 में जो है हम लोगों को 1757 से लेकर के 1857 तक का इतिहास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 1757 से 1857 का। अब भाग 3 जो है ये 1857 से लेकर के 1947 का। मेरी बात को आप समझे? अब एक बात बताइए, हम इसको 3 भाग में डिवाइड किए हैं। कितना भाग में किए हैं? 3 भाग में। तो बताइए काहे किए हैं? तीनों में अंतर होगा तब तो किए होंगे। तो आप सोचिए काहे किए हैं। आप अच्छा अपना खुद का दिमाग लगाइए कि हम जो है 3 भाग में इस इतिहास को क्यों डिवाइड किए हैं। आप खुद से सोचिए। देखिए इसमें है क्या, जो भाग 1 है जैसे आधुनिक भारत, नाम क्या है? आधुनिक भारत। जब हम लोग कटा फटा उल्टा सीधा अगड़म बगड़म वाला जो कपड़ा लत्ता पहन लेते हैं, विदेशी चाल चलन वाला, इंडिया में बाद में आता है। पहले वो इंग्लैंड में आएगा, फ्रांस में आएगा, अमेरिका में आएगा। जो फैशन है, जो स्टाइल है, जो तौर तरीका है, गर्लफ्रेंड रोज रोज बदलना, बॉयफ्रेंड बदलना, शादियां बदलना, ये जो प्रोसेस है ये सबसे पहले कहां चल रहे हैं? विदेशों में। हम इंग्लैंड, अमेरिका, जापान इन सब से कई साल पीछे हैं, कम से कम 50 साल पीछे। तो इतना तो आप जान गए ना कि आधुनिक का मतलब है विदेशी सभ्यता। आधुनिक का मतलब क्या है? विदेशी सभ्यता। अगर कह दिए आधुनिक भारत, इसका मतलब 100% आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, विदेशी कल्चर का भारत में प्रवेश। वही आपका क्या है? आधुनिक भारत है। 1453 से विदेशी कंपनियां भारत में आना शुरू की। 1453 से आना शुरू नहीं की, मतलब 1453 से विदेशी कंपनियों का भारत में प्रयास शुरू हुआ। आपसी संघर्ष भारत में आने का जो क्रम है 1453 से शुरू हो गया था। ये क्रम 1757 तक चला। कंपनियां यहां पर आई, आपस में लड़ भिड़ करके व्यापार करती थी। पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड वाले, फिर आपके हाल फ्रांसीसी हो गए, डेनिश हैं, तमाम मतलब ये जो भी आए ना, इस 1453 से लेकर के 1757 तक क्या किए हैं? आप कहेंगे आपस में भीड़ी भीड़ा किए हैं। खूब लड़ंत भिड़ंत चिपंत एकदम बढ़िया से हुआ है। हम मुनाफा ज्यादा कमाई, हम ज्यादा मुनाफा कमाई, मतलब आपस में ही सब लड़ी है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इस दौरान, इस काल तक भारत का मजबूत शासन यहां के राजाओं के हाथ में था। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? ना समझ रहे हो तो समझना पड़ेगा कि हम बहुत बड़ी बात, अगर आप ध्यान से देखें ना तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कह ये रहे हैं कि 1453 से लेकर के 1757 तक भारत में जो शासन है यह स्वयं भारतीयों द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा। 1757 से क्या हुआ? ब्रिटिश शासन धीरे धीरे जो है यह भारत में शुरू हो गया। अब हमारे राजा हारने लगे। पहले ये तमाम कंपनियां आई तो कंपनियां आकर के आपस में मतलब कि लड़ भिड़ रही थी, तो हमारे राजा भी आपस में लड़ भिड़ रहे थे। उन्हीं में से किसी राजा की तारीफदारी करके उसको मिला करके उससे मुनाफा कमाती थी। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो आधिपत्य जमा ली। समझ रहे हैं? तो ये आपका कंपनियों का संघर्ष है भाग 1 में। भाग 2 में क्या है? कोई एक कंपनी जो है धीरे धीरे आधिपत्य बनाना अपना भारत पर शुरू करेगी। सभी कंपनियों को हराने के बाद, जैसे 4-5 कंपनी आई भाई, आपके पुर्तगाली आए, डच आए, इंग्लैंड वाले अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, मुख्य रूप से 5 विदेशी आए। 5 अलग अलग देशों से 5 कंपनियां आई। ये 5 कंपनियां आपस में भिड़ी। कब तक भिड़ती रही, आपस में लड़ती रही? आप कहेंगे 1757 तक। 1757 आते आते लगभग अंग्रेजों का आधिपत्य भारत पर होना शुरू हो गया। तो ये आपका भाग 1 था। अब देखिए क्या है, 1757 से लेकर के 1857 तक सिर्फ एक कंपनी भारत में शासन की। अंग्रेजों वाली जो इंग्लैंड से एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 1757 से लेकर के 1857 तक इंग्लैंड की सरकार यहां पर शासन करती थी कि इंग्लैंड की कंपनी करती थी, तो आपके दिमाग में सरासर एक बात होनी चाहिए, सरकार नहीं करती थी। कौन करती थी? कंपनी करती थी। इसका मतलब आप क्या समझे?
समझिए, जैसे हमारा भारत है, अफ्रीका महाद्वीप सब जानते हैं गरीब देश है, अफ्रीका महाद्वीप एकदम गरीब देश है। अब मान लीजिए यहां से टाटा गए, मुकेश अंबानी गए, अडानी गए, मतलब जो बड़े बड़े भारत के उद्योगपति हैं वो चले गए अफ्रीका महाद्वीप में व्यापार करने, बिजनेस खोलने, कंपनी स्थापित करने चले गए वहां पर। अब वहां क्या हुआ कि वहां के लोगों को पैसा देने लगे, ऐसे वैसे आपस में मिलाने लगे, मिलाते मिलाते पूरे अफ्रीका महाद्वीप पर क्या किए, कब्जा कर लिए। कौन कब्जा किए हैं? आप कहेंगे अडानी, मुकेश अंबानी, टाटा, ये कब्जा किए हैं। यहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं किए हैं, भारत की सरकार नहीं की है। कौन किए हैं? यहां की प्राइवेट कंपनियां की हैं। तो वही चीज है, 1757 से लेकर के 1857 तक भारत पर एक प्राइवेट या सरकारी कह लीजिए कंपनी का शासन था। सरकार द्वारा उसे मतलब एक अधिकार मिलता था, उस अधिकार के तहत आकर के व्यापार करती थी। उसकी मनमानी की वजह से 1757 का क्रांति विद्रोह होता है और वहां से जो है भारत, वो इंग्लैंड वाली सरकार कंपनी से शासन छीन करके भारत पर अपना शासन चलाने लगती है। इसका मतलब सीधे सीधे समझिए, जैसे कि अडानी उडानी जाकर के अफ्रीका महाद्वीप में जो है अधिकार कर लिए हैं, अब वहां के लोगों का शोषण करने लगे। कब तक शोषण किए हैं? अंबानी जो लोग हैं आप कहेंगे 1857 तक किए हैं। और उनके कामों को देख करके, बदनामी को देख करके बाद में भारत की सरकार कह लीजिए, राहुल गांधी कह लीजिए, आपके मनमोहन सिंह कह लीजिए, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी कह लीजिए, जवाहरलाल नेहरू कह लीजिए, मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जो भारत के सत्ता है वह स्थापित हो गई सरकार की। कब से? 1857 से। तो भारत को जो है 1857 से स्वयं इंग्लैंड की सरकार चला रही थी। कब तक चलाई? 1947 तक। ये तो मान लीजिए हमारा जो है प्लानिंग, जो हमें पढ़ना है, किस तरीके से चलना है, आप इसको बखूबी समझ चुके हैं। चलिए आप समझते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। आप सिलेबस को समझते हुए पढ़ते चलिए। जैसे कि हम कहें आपसे कि विदेशी की कंपनियों का भारत में आगमन, जो विदेशी कंपनियां या विदेशी लोग थे ना, पहले भारत सहित पूर्व के देशों में, मेरी बात को आप समझिएगा, ये हमारा जो है भारत है कि नहीं? ये भारत है। आप यहीं से अगर जाएंगे तो इधर से आपका अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा। कौन सा मिलेगा? अफ्रीका महाद्वीप। मेरी बात को आप समझिएगा। अब जो है इधर यूरोप है, इधर कौन से है? यूरोपीय है। यूरोपीय क्या करते थे? आपके यहां से होकर के भारत में आते थे व्यापार करने। अब भारत में नहीं, श्रीलंका, इंडोनेशिया, आप बगल में मालदीव है, उसके बाद बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, इन सब क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए पहले जो यूरोप के लोग थे, आप कहेंगे किससे आते थे? स्थल मार्ग से आते थे। स्थल मार्ग का मतलब कि जमीन पर से, मतलब पैदल चल के, चाहे एक्का से, चाहे जैसे भी, पहले जो व्यापार करने ये यूरोपीय आते थे ना भारत में, और इसके पूर्वीय जो देश हैं आसपास के, इन देशों में व्यापार करने के लिए, यहां से कोई मुनाफा वाला सामान ले जाने के लिए स्थल मार्ग से आते थे। समझ रहे हैं? मगर 1453 में एक घटना घटी। कब? 1453 में। 1453 में क्या हुआ ना, उस्मानिया सल्तनत, जैसे हम कहते हैं ना, मुगल सल्तनत हो गया, तुगलक सल्तनत हो गया, अब खिलजी हो गया, कोई मतलब वंश है कि नहीं? तो वैसे ही तुर्कों की एक सल्तनत थी जिसका नाम था उस्मानिया सल्तनत। किसकी थी? तुर्कों की। ये क्या की ना, है जो बीच वाला रास्ता है, जो यूरोपियों के आने का जो रास्ता है, ये जो इतना रास्ता है ना, पूरे पर कब्जा कर ली, उनको उधर से खदेड़ के भगा दी, इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दी, इस पूरे जो क्षेत्र है सब पर क्या कर ली? कब्जा कर ली। कौन? कहेंगे उस्मानिया सल्तनत। ये जो आपके वंश है, तुर्कों का एक वंश है, यह क्या किया कि इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब एक बात बताइए, ये जो पूरे यूरोप के लोग जो हैं, ये जो पूरे यूरोप वासी हैं, आकर के पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर रहे थे। अब बीचवे में तुर्कों ने पूरा ये कब्जा जमा लिया, तो अब ये व्यापार करने कैसे जाएंगे? जैसे मान लीजिए आप नदी पार करके पुल से जा रहे हैं, नदी पार करके पुल से जा रहे हैं, अब पुल में टूट गया तो आप क्या करेंगे?
बाई चांस ऐसा समझिए कि आप नदी पार करके कहीं मार्केट में जा रहे, कोई मान लीजिए किसी बेकार गांव में के हैं रहने वाले, जहां का जो है मार्ग स्थल मार्ग सही नहीं है, तो आप एक कोई पुल है, पुल पर से जाकर के अपना सामान रोज लेकर के आ रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि पुल में टूट गया, तो तब आप क्या करेंगे? तब तो नया पुल बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? नया पुल बनाने का पड़ा मतलब कि तुर्कों से लड़ना भिड़ना पड़ेगा, लड़ भिड़ करके पहले ही हार गए थे। तब आप क्या करेंगे? तब आप कहेंगे नदिये में पौड़ करके जाएंगे, जो नदी है उसी में तैर करके जाएंगे। और वही काम हुआ जब ये तुर्कों ने इस पर कब्जा कर लिया, इस पूरे क्षेत्र पर तुर्कों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। समझिएगा, बाई चांस हो सकता है आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो उसे हम पढ़ते रहे। 1453 में उस्मानिया सल्तनत के तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, कुस्तुनतुनिया पर इनका अधिकार हो गया। अब जो है यूरोपियों द्वारा एशिया तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का स्थल मार्ग, इस स्थल मार्ग पर इनका एकाधिकार हो गया। किसका एकाधिकार हो गया? आप कहेंगे तुर्कों का हो गया। देखिए अभी क्या है कि इतिहास जो है शुरू हुआ है, ये पहली क्लास है। इस पहली क्लास में जैसे हम लोग कोई पिक्चर देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो शुरू में 10-15 मिनट क्या है ना, हम लोग शांति से देखते हैं। तब जब कहानी मोड़ लेना शुरू करती है, जब घटनाएं आना शुरू करती हैं, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, हाँ अब ऐसे पिक्चर चलेगा। पहली क्लास है। जैसे आप मूवी देखते हैं तो 15 मिनट पेशेंस रखते हैं, अब वैसे ये 400-500 सालों का इतिहास आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पेशेंस 1-2 क्लास में रखना पड़ेगा। अब वैसे आप समझ रहे हैं, 100% आप समझ रहे हैं, बस क्या है कि आपके लिए नया है, समझिएगा। और हाँ, पढ़ने के बाद जो है आप जब भी इस चीज को सोचेंगे, तब ये आपको लगेगा कि नहीं, हाँ पढ़ा हुआ पूरा चीज याद है। पढ़ते वक्त क्या होता है ना, जब कोई बड़ा मतलब सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त हमारा दिमाग जो है भारीपन महसूस करता है, जबकि जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपको लगेगा नहीं, हाँ इन सब के बारे में जानकारी है। जो आपका है व्यापारिक भाई, ये स्थल मार्ग पर तुर्क जो थे पूरे तरीके से एकाधिकार जमा लिए। तो अब ये इंग्लैंड वाले हैं, डेनमार्क वाले, सब यूरोपीय महाद्वीप मतलब ऊपर हैं सब, तो ये व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों के साथ क्या करने लगे, एक मतलब कि नया मार्ग खोजने लगे। स्थल मार्ग तो पूरे तरीके से पैक हो गया, तो उन्हें समुद्री मार्ग खोजना पड़ा। क्या करना पड़ा? समुद्री मार्ग खोजना पड़ा। 1453 में एकाधिकार हुआ था। उसके बाद जो है स्पेन का निवासी, कहां का आपके दिमाग में होना चाहिए, स्पेन का, ये जो कोलंबस है, स्पेन का कोलंबस है ना, ये क्या किया कि चल दिया कि भाई समुद्री मार्ग से हम भारत कैसे पहुंचे। ये निकल गया भारत की खोज करने समुद्री मार्ग से, कि भाई हम जो असाला मसाला ले जाके कमा रहे थे स्थल मार्ग से, इधर दरिया से आराम से, अब क्या है कि ये रास्ता बंद हो गया, तो अब भारत हम कैसे पहुंचे, तो ये निकल गया समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने। मगर जानते हैं क्या हुआ, अब ये आया था भारत की खोज करने, आज 1492 में पहुंच गया अमेरिका। समझिए मेरी बात भाई, आप समुद्री मार्ग से चले हैं, समुद्र तो तनी वो छोटा मोटा है नहीं, बहुत बड़ा है, और उस समय ऐसा तो है नहीं कि आपके पास पूरा का पूरा 1492 में टेक्निक एकदम है कि नहीं, हाँ किधर कौन सा देश है, मानचित्र है, ये है वो है, कुछ उतना तो था नहीं। एक अंदाजा था, तरीका था, अपना दिशाओं को देख करके, दिक सूचक यंत्र थे। तो ये अपना जो है भूल चूक से पहुंच गया 1492 में अमेरिका। अब जब वहां पहुंचा ना, तो बड़ा खुश हुआ कि नहीं हम भारत पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद उसको पता चला कि किसी और देश में आ गया है, जिसका नाम क्या था, अमेरिका था ना, अमेरिका रखा गया मान लीजिए। तो यह आपका 1492 में अमेरिका पहुंच गया। चलिए पहला वाला जो है, पहला जो कोशिश था यूरोपियों का, वो असफल हो गया। पहली बार जो है समुद्री मार्ग से ये पूर्वी देशों की तरफ आ रहे थे। सबसे बड़ा जो है हमारा भारत का है, क्योंकि उस समय भारत में आपके इंडोनेशिया से लेकर के, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये जितने पूरे क्षेत्र हैं, पूरा एकमात्र इंडिया था। ये पूरे क्षेत्रों को मिला दिया जाए तब जाकर के एक भारत था, जो कि क्रमवार कभी इंडोनेशिया टूटा, कभी आपका मॉरिशस टूटा, मॉरिशस तो नहीं है, कभी मान लीजिए आपका यहां पर सिंगापुर है, सिंगापुर धीरे धीरे टूट गया, फिर आपका 1937 में म्यांमार टूट गया, और ये उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये सब इंडिया के भाग रहे हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, ये अपना टूटते गए, अलग अलग राज्यों में बंटते गए।
तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा भूभाग था। दूसरी बार कोशिश जो है 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज किया। कौन किया? बार्थोलोम्यू डियाज, नाम याद होना चाहिए। 1487 में दूसरा अभियान जो है पूर्वी देशों की खोज में निकला था। कौन निकला था? बार्थोलोम्यू डियाज का। अब ये व्यक्ति जो है ना, ये यूरोप से चला, ऐसे घूमते घूमते आ रहा है। देखिए मैप जो है ना, आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस बीच में चीजें जो है लिखी हुई है कि नहीं, ऊपर की चीजें हम मिटा रहे हैं, समझिएगा मेरी बात को। बार्थोलोम्यू डियाज जो है ना आपका, ये मान लीजिए हमारा यूरोप है। कौन सा है? यूरोप है। यहां से इस अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए जाना चाहता था इंडिया। भाई ये अपना आया तो आ करके लास्ट में अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी छोर है, ये दक्षिणी छोर जो है एकदम साउथ वाला है, जो दक्षिणी छोर है, यहां पर जब बार्थोलोम्यू डियाज पहुंचा तो उसके बाद इसको भ्रम हो गया, चाहे अपन मतलब जो भी खाने का सामान खत्म हो गया हो या यह निराश हो गया हो, इतना दूर चलते चलते थक गया हो, उसे मिला ही ना हो इंडिया, तो यहां आने के बाद मजबूरन वह वापस लौट गया। भाई होता है ना कभी कभी, जैसे हम लोग निकलते हैं कहीं जाने के लिए तो हमारे वापस लौटने का दो रीजन होता है। पहला हो सकता है चारा पानी हमारे पास न बचे, जो खाना होना है, खाने की व्यवस्था लगे कि नहीं अब ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, पहला ये हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि आप थक चुके हो, काफी लंबे समय से चलते चलते आप पूरे तरीके से थक गए हो, अब आगे बढ़ने की आपके अंदर हिम्मत न हो। तो ये बार्थोलोम्यू डियाज यूरोप से आपका चला, आप पहुंच गया दक्षिण ये अफ्रीका महाद्वीप के एकदम दक्षिणी छोर पर, उत्तमाशा अंतरिक्ष जाकर के, जिसे केप ऑफ गुड होप बोला जाता है, इस मार्ग को केप ऑफ गुड होप, समझ रहे मेरी बात को। तो यहां पर आकर के पहुंचा, फिर यहीं से वापस लौट गया। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। अब इसके बाद क्या हुआ? 10 सालों के बाद, कब? 10 साल के बाद पुर्तगाल से एक व्यक्ति चला। कहां से? पुर्तगाल से। तो मुझे लगता है अब आप जो है घटनाओं को समझना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सबसे पहले भारत में किसका आगमन हुआ है? पुर्तगालियों का हुआ है। 1497 में पुर्तगाल से वास्को डिगामा चला था। ये 1497, मेरी बात को समझिएगा। पुर्तगाल से 1497 ईस्वी में वास्को डिगामा अपने अभियान के तहत चला था। अब बात आती है कि उसे भेजा कौन था? उसे पुर्तगाल से भेजा कौन था? क्या वो खुद आया था, किसी की इजाजत से आया था, या किसी की सहायता लेकर के आया था? पुर्तगाल के जो राजा थे, जिसे हम कहते हैं प्रिंस हेनरी, क्या नाम है? प्रिंस हेनरी। और इनका एक नाम और है, जैसे एक उपाधि जैसे दे दी जाती है ना, पटेल के साथ लग गया सरदार पटेल, गांधी के साथ लग गया बापू, समझ रहे मेरी बात को। तो इनके साथ जो है हेनरी द नेविगेटर, क्या नाम पड़ा इनका? हेनरी द नेविगेटर। खोज होने के बाद या खोज होने से पहले जो भी है, इन्हें हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था, जबकि वास्तविक नाम क्या है? प्रिंस हेनरी। मेरी बात को आप समझे। तो ये पुर्तगाल के जो राजा महाराजा जो भी थे, वास्को डिगामा को अपना अनाज उनाज से लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के ये भारत की खोज में निकल गया। यह भी धीरे धीरे करके केप ऑफ गुड होप, या कह लीजिए आप दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर, यह भी धीरे धीरे चलते चलते यहां पर आकर के पहुंच गया। भाई आकर के यहां पहुंचा, बार्थोलोम्यू डियाज की तरह ना यह भी आकर के यहीं पर अटक गया। मेरी बात को आप समझे, मतलब यहां पर आकर के भटक गया कि अब आगे इंडिया की तरफ हम कैसे जाएं, मतलब किधर जाएं कि हम भारत पहुंच जाएंगे। तो एक गुजराती पथ प्रदर्शक, मतलब गुजरात का रहने वाला था, जो कि लोगों को मार्ग बताना कि नहीं यहां से आप इधर जाएंगे तो यहां पहुंचेंगे। तो एक काफी अनुभवी व्यक्ति जो गुजरात का था, वो गुजराती व्यक्ति का नाम क्या था? अब्दुल मजीद। मेरी बात को समझिएगा, अब्दुल मजीद नाम का एक व्यक्ति था जो कि यहीं पर इसकी मदद किया था। किसका? वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा को भाई अपना जो दिशा बता दिया कि नहीं आप जो यंत्र लिए हैं उसके माध्यम से आप इधर जाएंगे तो इंडिया आराम से पहुंच जाएंगे। अब वहां से अब्दुल मजीद की मदद लेकर के ये वास्को डिगामा 20 मई 1998, लगभग एक साल के बाद 20 मई 1998 को इंडिया पहुंच गया। इंडिया में पहुंचा कहां?
तो वन लाइनर जो भी पढ़े होंगे सबको पता होगा कि केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। जानते हैं इसका एक और नाम आता है, जनरली क्या है कि तमाम स्टूडेंट जो है इस नाम को जानते नहीं है। कालीकट का एक दूसरा भी नाम है और इस नाम से पेपर में कई बार प्रश्न आ चुके हैं। नाम क्या है? आप कहेंगे कप्पक डाबू। इस कालीकट का दूसरा नाम क्या है? कप्पक डाबू। तो इसे आप कालीकट भी कह सकते हैं। अब बाई चांस ऑप्शन में न मिले, बाई चांस ऐसा हो गया कि ऑप्शन में है ही नहीं कालीकट, तभी आप क्या मारेंगे? तो उसका दूसरा नाम जो है कप्पक डाबू है। तो ये हमारे केरल में, ये भाई नीचे निचले क्षेत्र में क्या है? केरल। अब मेरी बात को आप समझिएगा, पूरा इतिहास जो है ना, आगे की जितनी घटनाएं हैं, ओवरऑल जितनी घटनाएं हैं ना, सब इसी केरल के एक बिंदु पर केंद्रित हैं। अगर उस पॉइंट को आप यहीं पर समझ गए तो पूरे पुर्तगाली साम्राज्य को अपने आप क्लियर कर लेंगे। मेरी बात को आप समझे भाई। पुर्तगाली सबसे पहले कहां पहुंचे हैं? आप कहेंगे केरल पहुंचे हैं। अब केरल से सीमा कौन बनाता है? कहेंगे तमिलनाडु। केरल से तमिलनाडु सीमा बनाता है। एक बार थोड़ा सा रुकिएगा, इसको आप लिखते रहिए, थोड़ा बगल हम हो जा रहे हैं, आप इसे लिखिए, ठीक है ना। तो भाई ये जो आपका वास्को डिगामा है, इस पुर्तगाल से चला था हेनरी द नेविगेटर, प्रिंस हेनरी की मदद से 1497 में। प्रश्न आ सकता है कि वह पुर्तगाल से कब चला था। बाई चांस आप 20 मई 1998 याद किए ना, तो हो सकता है गलती कर दें। 97 में चला था, 98 में पहुंचा है। कल तारीख को 20 मई को, मेरी बात को आप समझे, 20 मई को यह केरल पहुंचा है। अब बात आती है कि पुर्तगालियों का जो आधिपत्य है, जो पुर्तगाली भारत में आए, तो आने के बाद वो भारत के किन क्षेत्रों पर पहले कब्जा जमाना शुरू किए। लगभग क्या होता है ना, गोवा, सूरत और ये दक्षिणी क्षेत्र को लेकर के काफी लोगों को मतभेद रहता है। तो मतभेद नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल तरीका है। भाई इतना तो आप जान गए ना कि ये जो पहुंचा है केरल पहुंचा है। केरल के बगल में ही आपका कोचीन है। कौन सा है? कोचीन और कैन्नूर, दोनों कहां पड़ते हैं? आप कहेंगे तमिलनाडु में। ये केरल है, बगल में आपका तमिलनाडु है, तो केरल तमिलनाडु, इसी के पास में आपके कोचीन है और कौन सा है? कैन्नूर है। समझिएगा, जो आपका ये पहुंचा है केरल, कौन? वास्को डिगामा। केरल में एक स्थानीय राजा थे जमोरिन, उस राजा का क्या नाम था? आप कहेंगे जमोरिन। ये जो केरल के कालीकट बंदरगाह के पास का क्षेत्र था, वहां के छोटे मोटे स्थानीय राजा जमोरिन जो थे, उसका जोरदार स्वागत किया कि भाई कोई विदेशी आया है, क्या है क्या नहीं है। भाई पहले हम लोग काफी मतलब वैसे टाइप के भी थे कि कोई आ गया तो बहुत बड़ी बात है। आज भी होता है गांव में, इंडिया के कल्चर में यह है। आज भी अगर आप गांव में है ना, तो बाई चांस कोई देसी विदेशी कोई मतलब दूसरा आ जाता है तो मार भीड़ इकट्ठा हो जाती है, कौन है कौन है, बड़ा मतलब कि इंडिया वालों में रोचकता जाग जाती है देखने के लिए। अगर कोई विदेशी है, कोई मान लीजिए कहीं का पगले आ गया, कोई बाबा आ गया, कुछ भी हो, इंडिया वालों का एक मतलब कल्चर ही रहा है कि उन्हें अगर कोई नई चीज दिखती है तो पूरा भीड़ एकदम जमावड़ा लगा करके बड़ा ध्यान से देखेंगे और सब आपस में बात करेंगे, अरे यार ऐसा नहीं है वो, मतलब आपस में सब बात करते हैं। और कोई उसको गलत तरीके से नहीं लेगा, गलत तरीके से जैसे हो सकता है भाई डरे, ये भी हो सकता है, मगर ये तो यात्रा के दौरान आया था। जमोरिन क्या किया कि उसका जोरदार स्वागत किया और स्वागत करने के बाद खिलाया पिलाया, ज दिन रहा त दिन रहा। कौन? वास्को डिगामा। उसके बाद वास्को डिगामा मसाला, उसका मेन काम क्या था? व्यापार था। तो असाला मसाला जितना जय बोरा भरना है भर के अपना ले गया। भाई मसाला ले गया तो ले जा करके वहां जानते हैं 1 रुपया का सामान अगर यहां से लिया है तो वहां कितने में बेचा है? 60 रुपया में। मेरी बात को समझिए, या कह लीजिए 61 रुपए में। लगभग 60 गुना मुनाफा कमाया था पुर्तगाल में इस मसाले को ले जाकर के। अब ये मसाला ले जाकर के पुर्तगाल में जब इतना मुनाफा कमाया तो उसके स्थानीय क्षेत्र के जो व्यापारी थे, मतलब वो काफी उत्सुक हुए कि अरे यार ये आया, इतना कमा लिया पैसा, तो हम भी चलते हैं। पुर्तगालियों में एक जो है ना मतलब कि अलग है मतलब माहौल बन गया। किसके प्रति? पूर्वी देशों के प्रति, खास करके इंडिया के प्रति।
तो जो पुर्तगाली थे जब ये वहां पर जाकर के इतना मुनाफा किया कमाया, तो उन्हें मतलब काफी रोचकता भरा लगा कि नहीं यार हम भी चले, हम भी कमाते हैं। भाई साहब इंडिया में क्या कहीं मतलब हो कि जब बगल वाला कोई कमाता है तो या तो जलन की बू आती है या तो हम सोचते हैं कि हम भी कमाएं। यही ना होता है हम लोगों के साथ। तो वहां से दोबारा दूसरा अभियान 13 जहाजों के साथ आया। अब सोचिए पहली बार में वो सिंगल आया था और दूसरी बार जैसे ही सब एकदम भीड़ भाड़ लेकर के पूरा चल दिए, 13 जहाजों के साथ आया कैब्रल, आपका पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ये जो है लगभग मतलब आपका जो है 1498 के बाद 1500 ईस्वी में 2 सालों के बाद लगभग ये आपका पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, जिसे हम कहते हैं पुर्तगालियों का दूसरा अभियान। आज देखिए क्या नहीं कि क्लास का पहला दिन है, क्लास का पहला दिन है और इस पर ज्यादा तर्क करने की बजाय हम सोच रहे हैं कि पहले घटनाओं को जोड़ें, ताकि आप पहली क्लास में जुड़ने के बाद जब इन सब चीजों को समझ जाएं, आगे से आराम से लेकर बकायदे चला जाए और चीजें पीछे की जो है ना जुड़ती रहेंगी। बीच में हम लोग रिवीजन टाइप का समझते रहेंगे और आगे की चीजें अपने आप बढ़ती रहेंगी। भाई ये जाकर के मुनाफा कमा लिया, वहां के व्यापारी इंडिया के प्रति काफी उत्सुक हो गए कि भाई हम भी चले मुनाफा कमाएं। तो 2 साल के बाद 1500 ईस्वी में ये कैब्रल दोबारा 13 जहाजों के साथ आया है। 13 जहाजों के साथ दूसरा अभियान जो है पुर्तगालियों का भारत पहुंचा। अब जानते हैं ये जब आया ना, जाकर के इसके पहले वास्को डिगामा मुनाफा कमाया था। अरब वाले जो थे, ये अरब वाले, उनको पता चला कि नहीं भाई ये सब जाकर के समुद्री मार्ग से मुनाफा कमा रहे हैं, तो उनके अंदर तो भाई गुस्सा आया, क्योंकि वो तो दरिया से कमा रहे थे। अब ये सब नया रास्ता खोज करके कमाने लगे। तो ये जो अरब वाले तुर्क उर्क लेकर के सब है ना, ये दोबारा जब कैब्रल आ रहा था उस पर आक्रमण कर दिए। जब कैब्रल 13 जहाजों के साथ आ रहा था, ये पूरे अरबवासी क्या किए, पूरे अरबवासी ने जो भी मतलब जो अपना दुश्मन मानते रहे हो या जैसे भी, वो क्या किए कैब्रल पर आक्रमण कर दिए, मगर उन्हें हराकर कैब्रल जीतने में कामयाब रहा। अब मेरी बात को समझिए आप, कैब्रल पर जो है ये आपके आक्रमण किए अरबवासी, इन अरबवासियों को हरा करके यह लास्ट में इंडिया पहुंच गया। अब यहां पर एक बात आती है, जब उन्हें हराने के बाद ये पहुंचा है तो इसकी बात अलग हो जाती है, क्योंकि कुछ अधिकार क्षेत्र जो हैं उसके हाथ में आ जाएंगे। भाई समझिएगा, अरब वासियों के साथ लड़ाई भी हुई थी। अरबों को पराजित करने के बाद कैब्रल कोचीन और कैन्नौर के शासकों को मिला लिया। भाई यह केरल में पहुंचा। अब केरल में तमिलनाडु में मिला लीजिए तो आपका कोचीन है, किन्नौर है। इन जगहों के जो स्थानीय राजा थे, भाई पहले आप जब कहीं पर जाएंगे ना, जैसे नया नया है आप कहीं गए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वहां के लोगों को मिलाना शुरू करेंगे। यानी अगर आप वहां के लोगों को नहीं मिलाए तो मार के भगा देंगे, खदेड़ देंगे। तो कैब्रल क्या किया कि कोचीन और कैन्नौर के जो स्थानीय राजा थे उनको आपस में मिला लिया, उनसे मित्रता कर लिया। मित्रता तो कर लिया, ठीक है। एक हम बोलते हैं आस्तीन का सांप। क्या बोला जाता है? आस्तीन का सांप। पुर्तगाली हो या जितने विदेशी थे, उनके आने का एकमात्र मकसद था अधिक से अधिक कमाई करना। अब जब ये आकर के केरल के कैन्नौर और कोचीन के शासकों से मित्रता किया, तो आने के बाद वह देखा ना कि सब राजा वजा जो है आपस में लड़ रहे हैं, जो भारत के राजा हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो उनमें से कुछ राजाओं का साथ दिया, साथ दे करके उनसे ज्यादा मुनाफा लिया। और यही जो राजाओं को तोड़ना जोड़ना, ये पुर्तगालियों का, पूरे यूरोप वासियों का, पूरे यूरोपीय कंपनियों का एक नीति का जो है अधिकार बन गया। मतलब अब इसी नीति पर लगभग 200 सालों का इतिहास चलेगा। 200 क्या, 1500 से लेकर के आप कह लीजिए 1800 ईस्वी तक, लगभग ये जो है 1857 तक ऐसे ही पूरा शासन चलेगा। स्थानीय राजाओं में किसी को मिलाएंगे, किसी को मारेंगे और किसी जिससे मिलाए हैं उससे मुनाफा कमाएंगे। ऐसे ही लगभग 200-300 सालों का इतिहास चलेगा, जो कि हर विदेशी की नीति बन गई कि किसी राजा को मिलाइए, दूसरे राजा को हराइए, अब फिर जाकर के मुनाफा कमा के आराम से घर जाइए। ऐसी नीति पर आगे का पूरा इतिहास चलेगा। आज क्लास की पहला दिन था, जितना भी था लगभग घटनाओं को जोड़ा गया। अब आराम से आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है ना।
इसे आप लिख लीजिएगा। और हाँ, लिखने के बाद जो है आप एक बेहतरीन नोट्स तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाएंगे वो लगभग कई पब्लिकेशनों से बहुत ही आगे रहेगा। ठीक है ना।